हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। आज मैं आप लोगों के लिए 20 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन रेलवे, यूपीपी, लेखपाल, चाहे वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब कोई किसी न किसी एग्ज़ाम से ही ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिना कर के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो बिना कर के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। वैसे तो सुदर्शन झील का मतलब जीर्णोद्धार होता है कि मतलब जो टूटा फूटा रहता है उसका मरम्मत कराना। अशोक ने भी कराया था, लेकिन अशोक ने कर लिया था। और जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफ़ीक जकारिया जी हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक जकारिया जी हैं। ठीक है, इसी तरह एक और पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। और एक और बुक है, बहुत कई बार पेपर में पूछा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। अभी हाल ही में लगभग 5 दिन पहले वन महोत्सव मनाया गया। ठीक है, हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूध को दही में जो परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो रेनिन कहा जाता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा, लौंग भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो लौंग भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौंग का हम लोग, लौंग क्या चीज़ होता है? जैसे फूल होता है कि उसका तना होता है कि जड़ होता है, मतलब क्या होता है? तो लौंग क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? लौंग पुष्प होता है। लौंग होता है पुष्प। ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि लौंग क्या होता है? तो लौंग पुष्प होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल 1903 प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। और सबसे ज़्यादा चीनी मिल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पे है हमारे देश में? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है सबसे ज़्यादा चीनी मिल। चीनी का कटोरा, यहाँ से चीनी मिल की बात हो रही, तो चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। और सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में दाल का उत्पादन तथा उपभोग सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो दाल का उत्पादन तथा उपभोग किस देश में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन तथा उपभोग सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में अगर सभी राज्यों की बात की जाए तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है दाल का उत्पादन हमारे भारत में। ठीक है, और विश्व में भी हमारा भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की सदस्य को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में अभी मैंने बताया दाल का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और मैग्नीज का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में, मतलब भारत के मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ऐसा कौन सा मरुस्थल है मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान के थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अधिकांश नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बॉम्बे हाई मुंबई में एक जगह है, वहाँ से नेचुरल गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दामोदर नदी को अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ से खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? तो खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। और गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगला प्रश्न वही है, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पेरियार नदी को कहा जाता है केरल की जीवन रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस जैन आचार्य को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी को अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने हरिविजय सूरी को। ये जैन आचार्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता किस राज्य में स्थित है? तो दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। और कालीबंगा राजस्थान में, ये तो हमें मालूम ही है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी है हरियाणा में। ये चारों हड़प्पी सभ्यता ने कौन कौन सी? मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़, ये चारों हड़प्पी सभ्यता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, काबुल नदी का वैदिक नाम क्या है? तो काबुल नदी का वैदिक नाम क्या है? कुंभा। काबुल नदी का वैदिक नाम क्या है? कुंभा। कभी कभी पेपर में और भी सारी नदियों का पूछ लेता है। जैसे रावी नदी का प्राचीन नाम, वैदिक नाम क्या है? पुरुषड़ी। रावी का क्या नाम है? पुरुषड़ी। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदा नीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम के वैदिक नाम क्या है? सदा नीरा। और सतलज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, शारदा अधिनियम 1930 के तहत लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र क्या तय की गई थी? तो लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 तय की गई थी। तो शारदा अधिनियम 1930 के तहत लड़कों की 18 और लड़कियों की 14 उम्र तय की गई थी। तो शारदा अधिनियम 1930, ये 1930 में नहीं बना था। ये 1930 में बस इसका शारदा अधिनियम नाम पड़ा था। ये बना था, शारदा अधिनियम को बनाया गया था 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक एक्ट के नाम से बनाया गया था 1891 में। ठीक है। तो वही उसी का नाम बदल करके 1930 में शारदा अधिनियम रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है? कई बार पेपर में पूछ लेता है। सबसे पहली गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है पहली सहायक नदी। उसके बाद गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानदी, ये सभी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और ये जो अब कभी कभी पूछ लेता है पहली सहायक नदी बाईं ओर से कौन सी है? तो रामगंगा। और आखिरी कौन सी है बाईं ओर से? तो महानदी है। आखिरी प्रश्न हमारा, गंगा नदी की दाईं तरफ की सहायक नदी कौन सी है? तो अभी हमने देखा बाईं तरफ की, अब ये देख लेते हैं हम लोग दाईं तरफ की। ये बाईं तरफ की नदियाँ और ये दाईं तरफ की सबसे बड़ी नदी कौन सी सहायक नदी? यमुना, सोन और दामोदर। ये 3 नदियाँ हैं दाएं तरफ से जो आकर के मिलती हैं। ठीक है।